Welcome everyone. I'm CA Praveen Sharma, GST trainer and consultant. Transition provisions related to stock in hand under GST. हमारी ये वेब सीरीज 5 के अंदर हम देखेंगे अगेन द ट्रांजिशन प्रोविजंस एंड ये जो आपका जो केस 5 हम डिस्कस करेंगे, हमारी स्लाइड आ चुकी है। ट्रेडर हु इज रजिस्टर्ड अंडर दी वैट। ये तो सबके दिमाग में इंफॉर्मेशन चल रही है कि ट्रेडर को कितना क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, स्टॉक का मुझे क्या करना है। इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें आपके सामने होंगी। उन हर सवाल का आपके पास आंसर मिलेगा। जो इंडस्ट्री पब्लिक के अंदर एक अफरा तफरी मची हुई है कि स्टॉक का मुझे क्या होगा, मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, 60, 40, 80, 90 समथिंग समथिंग 100% मिलेगा, कितने साल पुराना इनवॉइस होना चाहिए, वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। केस 5 अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ट्रांजिशन प्रोविजंस। ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर दी वैट। ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर वैट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वैट। सबसे पहली चीज आपकी वैट की रिटर्न फाइल है। ऑब्वियसली फाइल होनी जरूरी है 30 जून 2017 को। अगर 1 जुलाई 17 को जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है तो आपकी 30 जून 2017 की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है। उस 30 जून 2017 की रिटर्न के अंदर whatever amount of the credit is there, जितना भी क्रेडिट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की रिटर्न के अंदर, वैट की रिटर्न के अंदर क्रेडिट है, 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न फाइल्ड। जो भी मेरी 30 जून 2017 की जो वैट की रिटर्न फाइल है, उस वैट की रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, मुझे जिसका बेनिफिट मिलना चाहिए था अगर वैट होता जीएसटी के अंदर, उसको 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर दी जीएसटी। बट इसके लिए फॉर्म ट्रान 1 फाइल करना जरूरी है। फॉर्म ट्रान 1 टू बी फाइल्ड बाय द 20 सितंबर 2017। 90 डेज का क्राइटेरिया बताया गया है प्रोविजन के अंदर। फ्रॉम दी 1 जुलाई 20 सितंबर वो डेट आती है। फॉर्म ट्रान 1 फाइल करना जरूरी है। कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को 90 डेज और बढ़ा सकता है। इजी इज वेरी इजी। अगेन फॉर्म ट्रान 1 के अंदर हमें स्टॉक की डिटेल देनी जरूरी है जो भी मेरे 30 जून 2017 पे है। मतलब वर्किंग बहुत जरूरी है। 30 जून 2017 के स्टॉक की वर्किंग जरूरी है। अगर आप ट्रेडर हो और उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो जितना भी स्टॉक है उससे रिलेटेड जितने भी परचेज इनवॉइसेस हैं, फीफो बेसिस पे अप्लाई कीजिए बाय डिफॉल्ट। उनकी एक सेपरेट फाइल मेंटेन करके रखिए, क्योंकि फॉर्म ट्रान 1 के अंदर वो हर बातें हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो हमारी डिटेल्स ऑफ स्टॉक है अपॉइंटेड डे। अब ये वर्किंग कैसे होगी, फॉर्म ट्रान 1 की एक सेपरेट वीडियोस आपके सामने दिखाई देगी। कैपिटल गुड्स के केसेस में हमें एक डिक्लेरेशन देनी है कितना अमाउंट मैंने क्रेडिट वैट में लिया है और कितना मुझे लेना चाहिए था अगर वैट होता। अब वैट नहीं है तो जीएसटी में मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी एक डिक्लेरेशन मुझे देनी है फॉर्म ट्रान 1 के साथ। सो लास्ट पॉइंट इज एक्सेस वैट क्रेडिट। जो वैट के रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है वो किस फॉर्म में, जीएसटी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेट जीएसटी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हमारा एक महाराष्ट्र की वैट की रिटर्न में फाइल कर रहा हूं, महाराष्ट्र की वैट की रिटर्न में फाइल कर रहा हूं, तो उस वैट की रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जीएसटी में एज अ महाराष्ट्र जीएसटी। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल स्लाइड कि रिटर्न के अंदर मेरा जितना भी क्रेडिट है 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। इट्स टोटली 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। इसके पीछे और कोई कंडीशन नहीं है कि मेरा इनवॉइस 1 साल पुराना भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी पुराना इनवॉइसेस हो, अगर रिटर्न के अंदर क्रेडिट है, यू हैव दैट बेनिफिट। नेक्स्ट, बैलेंस हमें कब क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब रिटर्न में क्रेडिट होते हुए भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा जीएसटी के अंदर। उसका मतलब अगर मुझे जीएसटी में उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन हमें देखने होंगे। लास्ट 6 मंथ वैट की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। जीएसटी इंप्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2017 को। लेट अस अज्यूम इट मींस लास्ट 6 मंथ कब से हुए, 1 जनवरी 17 से लेकर के 30 जून 2017। इन 6 महीनों की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू फाइल ऑल द रिटर्न फॉर दिस 6 मंथ व्हेन द जीएसटी विल बी इंप्लीमेंटेड। साथ के साथ सी फॉर्म एफ फॉर्म के फॉलोअप्स हमें जरूरी हैं। जितने भी पिछले सालों के अंदर
हमने जो सेल के सी फॉर्म एफ फॉर्म के अगेंस्ट जितनी भी सेल्स करी हैं उन सारे फॉर्म्स हमारे पास ड्यूली अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनके ऊपर जितना भी टैक्स क्रेडिट है वो मेरा नेट ऑफ हो जाएगा, टोटल रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है उससे लेस हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी। मेरी लोकल सेल है, सो ये पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी फॉर्म एफ फॉर्म ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सेंट्रल सेल्स करते हैं। अगर आपके पास वो सी फॉर्म नहीं आए हैं, दैट अमाउंट टू बी नेट ऑफ फ्रॉम दी टोटल अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। बहुत ही सिंपल है। लास्ट स्लाइड हमारी थी कि बैलेंस में कब कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, जो भी रिटर्न के अंदर मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है एज अटैच टू बी कैरी फॉरवर्ड, कब क्रेडिट नहीं कर सकता। मुझे ट्रायल वन फॉर्म फाइल करना जरूरी है। अगर जीएसटी में उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है, तभी मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। साथ के साथ सी फॉर्म और एफ फॉर्म आपके पास ड्यूली मेड अवेलेबल होने चाहिए। रिटर्न फाइल मैंने करी वैट की और उसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, नो क्रेडिट शुड बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी एंड देयर इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट टू फाइल ट्रैन वन। ट्रैन वन फाइल करना जरूरी नहीं है। साथ के साथ कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड जीएसटी में नहीं होगा। इट्स अ बेसिक थिंग्स। अब आई है जिसके ऊपर हो हल्ला मच रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ध्यान से देखिएगा, समझेंगे। सिंपल वे में एक डिस्कस करते हैं केस। ये हमारा जो केस है ट्रेडर वैट में रजिस्टर है। ऑब्वियसली बात है, जो भी मेरे टैक्स इनवॉइसेस होंगे वैट वाले, मैंने उसका क्रेडिट अपनी वैट की रिटर्न ले लिया होगा। वैट की रिटर्न के अंदर क्रेडिट मेरा आउटस्टैंडिंग है तो मैं जीएसटी के अंदर 100% क्रेडिट ले सकता हूं। बट कुछ ऐसे भी इनवॉइसेस हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई फैक्ट्री से मटेरियल मंगवाया, उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, उसके अंदर वैट भी लगा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी मेरी बन जाती है आज की डेट में कॉस्ट, एक्सपेंस ऑफ हो जाती है, ठीक है। वैट का क्रेडिट मैं निकाल लेता हूं और उसको अपनी रिटर्न में क्रेडिट में ले लेता हूं अपने आउटपुट से। अब यहां पे बात क्या हो रही है, अब एक्साइज ड्यूटी वैट सब मिला करके, इन दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, जीएसटी बन रहा है। अरे सर, पहले तो आपने एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं दिया था हमें, वो मेरी कॉस्ट बन गई थी। अब एक्साइज ड्यूटी कंबाइंड हो गई है जीएसटी के अंदर, जो मैं आगे सेल करूंगा मुझे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। तो पहले तो आपने क्रेडिट नहीं दिया था और अब मुझे कस्टमर से लेना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो दोनों जगह से लॉस हो गया। गवर्नमेंट ने इसका हल निकाला और ट्रांजिशन प्रोविजंस के अंदर ये पॉइंट दिया कि अगर आपकी कोई एक्साइज ड्यूटी पेड है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पेड है, सीवीडी कवर करती है एक्साइज को, एसएडी कवर करती है वैट को, इन रेस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड ऑन द 30 जून 2017। इट मींस आपके गोडाउन के अंदर स्टॉक है, अगर उस गोडाउन के अंदर जितना भी स्टॉक है उसके ऊपर जो वैट का क्रेडिट है वो मेरी रिटर्न में आ रहा होगा, उसके ऊपर जो एक्साइज का क्रेडिट है वो मेरी कॉस्ट बन गई होगी। अब उस एक्साइज के कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहां पे, एक्साइज ड्यूटी जो आपने पे करी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसएडी जो आपने पे करी, उसके क्रेडिट की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपने जो एक्साइज ड्यूटी पेड करी है निकाल लीजिए, परचेज इनवॉइसेस जितने भी हैं, अगर आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करी है, अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं, सबसे पहले चीज अगर आपके पास वो एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी का और जितने भी हमने ड्यूटीज की बात करी वो सब अलाउ होंगी। कंडीशन क्या है, वो स्टॉक आपका यूज होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई के लिए। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिसके ऊपर जीएसटी का रेट है, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। इट मींस कंडीशन क्या है, यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई और उसका जीएसटी के अंदर क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मिलता है वो कैसे पता चलेगा, इनपुट टैक्स के प्रोविजन हमें देखने पड़ेंगे। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, अभी हमने बताया, जिसके ऊपर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेवल फॉर टैक्स। सो एक्साइज ड्यूटी का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, इन सब ड्यूटी का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू पॉइंट नंबर 2, मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, मेरे पास उस एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस होना जरूरी है। ठीक है जी। अगर मैं फैक्ट्री से कोई गुड्स परचेज करता हूं, कोई रॉ मटेरियल, कोई कुछ,
मान लीजिए गुजरात में एक फैक्ट्री है, मैं दिल्ली बैठा हूँ, मैंने कि गुजरात से एक फैक्ट्री से कोई माल मंगवाया, उस फैक्ट्री के अंदर से मुझे कुछ इनवॉइसेस मुझे जो मिले उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी। अगर उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने उसका बेनिफिट एज अ ट्रेडर अपनी वैट के रिटर्न में नहीं ले पाया था, आज मैं उसका क्रेडिट जीएसटी के अंदर ले जा सकता हूं अगर मेरे पास वो इनवॉइसेस हैं। इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, मेरा 1 जुलाई 2012 का भी इनवॉइसेस होगा ना, और मैंने अगर एक्साइज ड्यूटी पे करी होगी, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट इससे थोड़ा डिफर करता है। अगर मेरे पास वो इनवॉइस नहीं है, इसका मतलब मैं ट्रेडर हूं, मैंने एक ट्रेडर से परचेज करा था, ट्रेडर से परचेज किया था दूसरे ट्रेडर से, तो मुझे उसके ऊपर एक वैट कंपोनेंट लग के मिला था, एक्साइज ड्यूटी उसके अंदर लगी हुई नहीं थी। इनवॉइसेस के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी लगी नहीं होगी क्योंकि ट्रेडर था, वो तो क्या लगाएगा, वैट लगाएगा। अब क्या चीज है, ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो मैंने दी है। ऑब्वियसली बात है कि जिस ट्रेडर से मैंने वो परचेज करी थी उसने वैट लगाया होगा, एक्साइज ड्यूटी उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो ट्रेडर है, उसने एक्साइज ड्यूटी वो नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं उस कॉस्ट के अंदर, उस परचेज के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी मैंने पे करी है, और वो तो कहीं दिख नहीं रही। पोजीशन इनवॉइसेस तो मेरे पास एक्साइज ड्यूटी का तो नहीं है, बट टैक्स इनवॉइस है वैट वाला। क्या मुझे उसका क्रेडिट मिल सकता है जो एक्साइज ड्यूटी मैंने पे करी है, जो मेरी परचेज की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है? जी हाँ। ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल। सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है, क्या उस गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अंदर देखना पड़ेगा, सेटा के अंदर। सेटा के अंदर हमें जाकर के देखना पड़ेगा क्या उन गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है आज की डेट में। अगर लगती है और मेरे पास उस एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस नहीं है, कंडीशन सुनते रहिए, कंडीशन क्या है, वो स्टॉक मैंने यूज किया है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, वो क्रेडिट मैंने यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए जीएसटी के अंदर, और जीएसटी में उसका क्रेडिट मिलता है। ये दोनों कंडीशन हमारी कॉपी पेस्ट है ऊपर से। यहां पे क्या बात कर रहा है, यहां पे एक ट्रांजिशन रूल्स के अंदर नए ट्रांजिशन रूल्स आए जिसके अंदर आपको एक डीम्ड क्रेडिट दे दिया गया। क्या कहता है, डीम्ड क्रेडिट यू आर अलाउ पर्सन हु डोंट हैव द एक्साइज इनवॉइसेस। देखिएगा, डीम्ड क्रेडिट अलाउ पर्सन हु डोंट हैव द एक्साइज इनवॉइसेस विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहां पे वो 60-40% का क्राइटेरिया आ गया, जो सारी बातें घूम रही है 60-40 की। लेट्स से एक गुड्स है जिसका जीएसटी में टैक्स का रेट 18% या उससे ज्यादा है, क्रेडिट आपको कितना मिलेगा? 60% ऑफ द सीजीएसटी पेबल फॉर दैट गुड्स। मान लीजिए 100 रुपए का गुड्स मैंने जीएसटी में बेचा, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, तो सेंट्रल जीएसटी हुआ 9%, स्टेट जीएसटी हुआ 9%, टोटल मिला के हुआ 18%। ठीक है जी। अब इस 9% के ऊपर 60% का मैं क्या ले सकता हूं? क्रेडिट ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द गुड्स टैक्सेबल एट 18% और मोर, 18% का मतलब 80% का जो टैक्स का रेट है ना दोस्तों, अभी हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में, अगर मैं विद इन द स्टेट सप्लाई करता हूं। So credit shall be allowed at the rate of 60% of the CGST payable on that goods। अगर मेरा 18% का रेट है, it means 9% CGST, 9% SGST, मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा? 60% of the 9% CGST, 5.4। Similarly, स्टेट जीएसटी के प्रोविजन के अंदर भी यही बातें लिखी होंगी, 60% ऑफ द 9% एसजीएसटी, अगेन 5.4%। फॉर गुड्स अदर देन अबव, मतलब मेरे जो गुड्स हैं वो 18% से लेस वाले रेट्स पे हैं, जीएसटी के अंदर मेरे 18% से लेस वाले रेट्स पे हैं,
क्रेडिट मुझे मिलेगा 40% ऑफ द CGST पेबल ऑन दैट गुड्स। अगर मेरा गुड्स का रेट जीएसटी के अंदर 12% है, मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा, मतलब 6% CGST का रेट, 6% SGST का रेट। सो 40% ऑफ द 6% CGST, सिमिलरली 40% ऑफ द 6% SGST। अब इसको समराइज करते हैं। मैं एक ट्रेडर हूं, लेट्स से आई एम ट्रेडर इन दिल्ली। मैंने गुजरात से एक परचेज मंगवाई जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पेड थी, वो मेरी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो गई थी। एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मैंने अपनी वैट के रिटर्न नहीं ले पाया था, आज उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं मेरे पास अगर उसका इनवॉइसेस है। वो इनवॉइसेस कितना भी पुराना हो, 1 अप्रैल 2012 का भी हो, तब भी उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं अगर वो स्टॉक मेरे पास 30 जून 2017 को है। सबसे पहले चीज, अगर मेरे पास इनवॉइसेस है, मैं ट्रेडर हूं, मेरे पास वो एक्साइज का इनवॉइसेस नहीं है। अगर मेरे पास वो एक्साइज इनवॉइस नहीं है, एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस नहीं है, मैं उसका क्रेडिट कितना ले सकता हूं, 60% अगर मेरे जीएसटी का रेट 18% से ज्यादा है, 40% अगर मेरा जीएसटी में रेट 18% से लेस। अंडरस्टूड? लेट्स आगे बढ़ते। अगेन सेम पॉइंट, excise duty, additional excise duty, CVD, SAD and SAD in respect of the raw material finished semi finished goods stock held on the 30 जून 2017 को। हमने क्या बात करी कि क्रेडिट में ले सकता हूँ 60-40%, अगर 18% से ज्यादा तो 60% ऑफ द CGST SGST, और 18% से लेस है तो 40% ऑफ द CGST SGST। Credit in the above deemed credit scheme will be available only once the said goods are sold and the GST is paid। सबसे पहले उस गुड्स को सोल्ड करना पड़ेगा, जीएसटी लगानी पड़ेगी। इट्स लाइक अ कैशबैक स्कीम जो आज की डेट में आता है। आईफोन लीजिए, कैशबैक कितना परसेंट मिलेगा, 30% मिलेगा, 15% मिलेगा। लाइकवाइज पहले आपको पे करना है, देन आपको क्रेडिट तभी मिलेगा। लाइकवाइज रिवर्स चार्ज। डीम क्रेडिट स्कीम तब लगेगी, डीम क्रेडिट स्कीम तभी लगेगी जब आप गुड्स को सोल्ड कर दोगे 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर के बाद अगर आपने गुड्स को सोल्ड किया तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली। इट मींस डीम क्रेडिट स्कीम विल गो ऑन फॉर 6 टैक्स पीरियड फ्रॉम द 1st of July। सो स्टॉक लाइंग ऑन द 30 जून 2017 को हैज टू बी सोल्ड मैक्सिमम अप टू 31 दिसंबर 2017। नो क्रेडिट विल बी अवेलेबल इफ दीज गुड्स आर सोल्ड आफ्टर 31st of December 2017। इसके पीछे कंडीशंस हैं। एक स्टेटमेंट हमें फाइल करना पड़ेगा containing the details of the supplies to be submitted each month for the 6 month। हर 6 महीने मुझे अपनी सबमिशन करना पड़ेगा कि मैंने कितनी सप्लाई करी है। फॉर्म ट्रैन 2, फॉर्म ट्रैन 1 क्या था, रिटर्न के अंदर जो क्रेडिट है उसको ट्रांसफर करना। यहां पे क्या है, जो मेरे ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हर 6 महीने मुझे वो फॉर्म ट्रैन 2 फाइल करना जरूरी है। साथ के साथ document for procuring of the goods are essential। goods should not be exempt from the excise or the nil rated। obviously बात है उसके ऊपर excise duty paid होनी चाहिए, जब वो रिमूवल होगा तो excise duty paid होनी चाहिए। अगर वो exempted है, nil rated है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे सेटा देखना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। स्टॉक्स ऑफ द गुड्स इज द स्टोर्ड एंड इजीली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर्स। ये कुछ कंडीशंस हैं, तभी आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब कंडीशंस आपके फुलफिल हो जाएंगे। अगेन डेट ऑफ इश्यू सच इनवॉइसेस मस्ट बी ऑन और आफ्टर द 1st of July 2016। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइस नहीं है और उसका क्रेडिट आप 60-40% लेना चाहते हो, आपका वो इनवॉइस 1 जुलाई 2016 के बाद का ही होना चाहिए, अदरवाइज आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। फॉर्म ट्रैन 1 फाइल करना जरूरी है। 28 सितंबर इज द लास्ट डेट। कंटेन द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक हेल्ड ऑन द अपॉइंटेड डे। कितना आपने क्रेडिट क्लेम करना है। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये जीएसटी में क्या बन जाएगा, सीजीएसटी। सिमिलरली अगर कोई स्टेट जीएसटी का जो क्रेडिट है वो क्या बन जाएगा, एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। इस हमारे केस को जो ट्रेडर रजिस्टर था वैट में, हमने क्या बातें डिस्कस करी। अगर उसके रिटर्न के अंदर, वैट के रिटर्न के अंदर क्रेडिट 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड,
इनवॉइस कितना भी पुराना। फॉर्म ट्रायनल फाइल करना जरूरी है, 28 सितंबर इज द लास्ट डेट। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस हैं, इनवॉइस कितना भी साल पुराना हो, उसकी डिटेल मुझे देनी है, उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर मेरे पास एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइसेस नहीं है, मैंने उसके ऊपर कोई ड्यूटी पे नहीं करी, मैंने किसी ट्रेडर से माल खरीदा था, उसके ऊपर मैं क्रेडिट फिर भी ले सकता हूँ। पहले मुझे CGST पे करना पड़ेगा, देन मैं क्रेडिट उसका ले सकता हूँ। इट्स लाइक अ कैशबैक स्कीम। 60% क्रेडिट मुझे मिलेगा अगर वो मेरे GST का रेट, मेरे गुड्स के GST का रेट 18% या उससे ज्यादा है तो 60%, 18% से लेस है तो 40%। साथ के साथ 6 महीनों के अंदर 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में वो गुड्स मुझे सोल्ड करना पड़ेगा। सोल्ड करूंगा, टैक्सेबल सप्लाई के लिए करूंगा, तभी उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। अगर किस गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में नहीं लगती है तो मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। ये सारी बातें मुझे सेटा में देखनी पड़ेगी, किन गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है। फॉर्म ट्रेंड 2 हर 6 पीरियड में मुझे देना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद कि मैंने कितनी सप्लाई करी। मुझे गुड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, स्टोर करके रखने पड़ेंगे और उनकी एक डिटेल्स बना के रखनी पड़ेंगी। इन फ्यूचर में जब भी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कोई गुड्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़े तो मेरे पास वो इजीली अवेलेबल हो। फॉर्म ट्रेंड 1 ट्रेंड 2 सेपरेट वीडियोस में आपको मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पुटअप करनी पड़ेंगी। फिलहाल हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं हमारे इस केस को। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल GST मित्र एंड गेट इट ऑन गूगल प्ले। थैंक यू।